हेलो फ्रेंड, आज अपन पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अपन किस नाम से जानते हैं? ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्साइसिस के नाम से भी जानते हैं। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? मिसप्लेस्ड, यानी अपनी जो एक्यूरेट जगह होती है वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना होके दूसरी जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाना, यानी मिसप्लेस्ड। डेफिनेशन देखिए अगर अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो a pregnancy in which the fertilized ovum or blastocyte is implant outside the uterus और uterine cavity। यानी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है या जो ब्लास्टोसाइट जो होता है ना, उसका जो इम्प्लांटेशन जो होता है ना, वो यूट्रस में ना होके आउटसाइड द यूट्रस या आउटसाइड द यूटेराइन केविटी में हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओवरी में, इस्थमस में, एम्पुला में, इनफंडिबुलम में, इंटरस्टिशियल स्पेस में यहाँ पे हो जाता है। या फिर कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी में भी इसका इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीनिंग यही होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है ना, उसका इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूट्रस कैविटी से हो जाना। नेक्स्ट अपन देखें कि इम्प्लांटेशन की साइट कौन कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। तो एक्स्ट्रा यूटेराइन और इंट्रा यूटेराइन दोनों जगह पे देखते हैं। एक्स्ट्रा यूटेराइन में फर्स्ट अपन देखें ट्यूबल एक्टोपिक। ट्यूबल एक्टोपिक जो कि मोस्ट कॉमन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन की, तो वो क्या होती है? एम्पुला होती है 55%। देन उसके बाद में अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो इस्थमस होती है 25%। उसके बाद में आता है इनफंडिबुलम 18% एंड नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल स्पेस 2%। नेक्स्ट अपन एक्स्ट्रा यूटेराइन की ही बात करें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन की, तो ओवेरियन। ओवेरियन में कितने चांस होते हैं? 0.5%। नेक्स्ट अपन देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कितने परसेंट चांस होते हैं? 1% चांस होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में अपन बात करें तो इंट्रा पेरोटेनियम कैविटी और एक्स्ट्रा पेरोटेनियम कैविटी के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें इंट्रा यूटेराइन में कहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, तो सर्वाइकल एरिया में, एंगुलर एरिया में, कॉर्नियल एरिया में और सीजेरियन स्कार। यानी पहले अगर कोई सीजेरियन सर्जरी हुई है तो वहाँ का जो स्कार बना होता है वहाँ पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर अबॉर्शन इज एम्पुला। यानी जो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है अबॉर्शन की वो क्या होती है? एम्पुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है ट्यूबल रप्चर की वो कौन सी होती है? इस्थमस। अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने का या तो क्या है? इस्थमस। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाए अबॉर्शन का तो क्या है? एम्पुला। इन दोनों क्वेश्चन में आप डिफ्रेंशिएट याद रखना फ्रेंड। नेक्स्ट इंट्रा पेरोटिनियन रप्चर, यानी अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर इंट्रा पेरोटिनियम रप्चर की कंडीशन देखने को मिलती है तो वो किसको लीड करती है? पेल्विक एंड पेरिटोनियन हेमरेज को। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पेरिटोनियन रप्चर। अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियन रप्चर में देखें तो ये लीड करती है ब्रॉड लिगामेंट हीमेटोमा को और पेल्विक हीमेटोमा को लीड करती है। अगर इंट्रा पेरिटोनियन रप्चर होगा तो पेरिटोनियन हेमरेज या पेल्विक हेमरेज देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा पेरिटोनियन रप्चर होगा तो जो ब्रॉड लिगामेंट होता है वहाँ पे हीमेटोमा देखने को मिलेगा और पेल्विक रीजन में हीमेटोमा देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड, आप याद रखना। नेक्स्ट कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। कुछ रिस्क फैक्टर कंजेनाइटल होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर एक्वायर्ड होते हैं। कंजेनाइटल में देखें तो ट्यूबल हाइपोप्लेजिया, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसका हाइपोप्लेजिया हो जाना। अगर फेलोपियन ट्यूब का हाइपोप्लेजिया हो जाएगा तो जो फर्टिलाइज ओवम है, जो ब्लास्टोसाइट है, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा। वो अपनी जगह पे जो फेलोपियन ट्यूब है वो नैरो हो जाएगी, तो उस जगह पे वो इम्प्लांट टेशन के लिए वो यूट्रस की साइड में ना जाके अदर साइड में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसेसरी ओस्टिया। एसेसरी ओस्टिया क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मतलब जो एक एक्स्ट्रा पार्ट क्रिएट हो जाना। नेक्स्ट है इलोंगनेशन। इलोंगनेशन क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा होना। नॉर्मल से
नॉर्मल अगर अपन फेलोपियन ट्यूब की साइज़ की बात करें तो 8 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन होता है 1 सेंटीमीटर। तो अगर जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी जो साइज़ है वो 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो जो ओवम है वो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, जो फर्टिलाइज ओवम है उसको यूट्रस की तरफ भेजने का काम करती है। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब की साइज़ ज़्यादा होगी तो जो फर्टिलाइज ओवम है या ब्लास्टोसाइट है वो यूट्रस की तरफ आने से पहले ही वो बीच में ही रुक जाएगा और वहीं पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है कंजेनाइटल डाइवर्टिकुलिया। कंजेनाइटल डाइवर्टिकुला क्या होती है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लोब बन जाना या आउट पाउच हो जाना, यानी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा पाउचिंग बन जाना, जिसके कारण जो वो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट अपन कुछ देखते हैं एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर। एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर क्या होता है कि जो एक वुमन होती है अपनी लाइफ जर्नी के दौरान एक्वायर्ड करती है और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को करने के लिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो कौन सा होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड के नाम से ना भी पूछे तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है या कोज जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो कौन सा होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी PID। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का और एक्वायर्ड क्या क्या कारण होते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर जैसे प्रोजेस्टासेट हो गया, कॉपर टी हो गया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर उनके फेल हो जाने के कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग, यानी कोई वुमेन है अगर वो ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग कर ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी ऐसी वुमन जिसमें ऑलरेडी हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने की, तो उसमें ज़्यादा चांस रहेंगे दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। नेक्स्ट है DEC एक्सपोजर। DEC एक्सपोजर क्या होता है कि ये एक नॉन सिंथेटिक नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन होता है जो मेनली ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के अंदर यूज किया जाता है। ये क्या होता है? एक सिंथेटिक नॉन स्टीरॉयडल एस्ट्रोजन होता है और इसके एक्सपोज में आने के बाद में जो चाइल्ड होता है उसे DEC डॉटर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन को लीड करती है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग क्या करता है फ्रेंड? जो हार्मोनल इम्बेलेंस करता है और जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें सीलिया जो होते हैं जो ओवम को यूट्रस की तरफ ले जाने का काम करते हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, सीलियरी मूवमेंट को डिक्रीज करता है, जिसके कारण जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस की तरफ नहीं जाएगा और वो वहीं पर ही इम्प्लांट हो जाएगा, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें मेनली है गोनोरिया एंड क्लैमिडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है मेटरनल एज, एडवांस एज जैसे 35 से ज़्यादा अगर किसी वुमन की एज है तो एडवांस एज की कंडीशन में क्या होता है कि वुमन के अंदर जो हार्मोन है वो इम्बेलेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड करता है। नेक्स्ट है अगर वुमन में हिस्ट्री हो एंडोमेट्रियासाइसिस की। एंडोमेट्रियासाइसिस क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है इन विच टिश्यू सिमिलर टू द टिश्यू डेट नॉर्मली लाइन द इनसाइड ऑफ यूट्रस द एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होते हैं उसके सिमिलर टिश्यू जो होते हैं ना वो यूट्रस के आउटसाइड ग्रो कर जाते हैं, वही एंडोमेट्रियासिस की कंडीशन होती है। एंडोमेट्रियासिस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व यूर ओवरी फेलोपियन ट्यूब एंड द टिश्यू लाइनिंग इन यूर पेल्विस। तो इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट 3 क्लासिकली ट्रायड फाइंडिंग जो होती है, या अपन 3 क्लासिकली कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, वो क्या क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनता है। अगर सिम्टम्स पूछे जाएंगे क्लासिकली ट्रायड फाइंडिंग या कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन। क्वेश्चन बन जाता है कि जो मोस्ट कॉमन एंड कांस्टेंट फीचर जो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कांस्टेंट फीचर क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? एब्डोमिनल पेन होता है। नेक्स्ट है अब्सेंस हो जाना मेंस्ट्रुअल पीरियड का या एमनोरिया, और ये कब
कब देखने को मिलता है? 6 to 8 वीक पे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है एमनोरिया की कंडीशन। नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग। जो वेजाइनल ब्लीडिंग यानी डार्क ब्राउन कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट कुछ अदर अपन सिम्टम देखें तो पेलर की कंडीशन देखने को मिलती है, शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। टेंडर अब्डोमिनल यानी अब्डोमिनल टच करने पर पेन फील होगा और यूट्रस स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फॉर डेट्स, यानी जो प्रेगनेंसी की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है, ईडीटी डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो यूट्रस की जो साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, क्योंकि ओवम मतलब जो वूम्ब है उसके अंदर फीटस तो है नहीं उसके अंदर, तो क्योंकि फीटस है लेकिन। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीवियर पेलर फीचर एंड शॉक, यानी शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी, पेलर की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वुमन के शॉक में जाने के चांस रखते हैं। नेक्स्ट है टेंडर अब्डोमिनल, यानी टेंडरनेस देखने को मिलेगी अब्डोमिनल पे, अब्डोमिनल को टच करेंगे तो वुमन को पेन फील होगा। नेक्स्ट है यूट्रस साइज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड डेट, यानी जो यूट्रस की जो साइज है वो एक्सपेक्टेड टेल की तुलना में स्मॉल होएगी, क्योंकि जो फीटस है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो जो यूट्रस की जो एग्जैक्ट जो साइज होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। कुलन साइन क्या होता है फ्रेंड? ब्रूजिंग इन द सबक्यूटानियस फैटी टिश्यू अराउंड द अम्बलाइकस, यानी अपन कह सकते हैं कि जो अराउंड द अम्बलाइकस के चारों तरफ जो सबक्यूटानियस जो फैटी टिश्यू होते हैं वहाँ पे ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाना। कुलन साइन फ्रेंड एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, तो अगर ऑप्शन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो और पूछा जाए कि कुलन साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, या तो ऑप्शन में आपको एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस मिलेगा या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल जब ब्लीडिंग होती है तो अम्बलाइकस के चारों तरफ एक ब्लूइश डिसकलरेशन देखने को मिलता है, वही कुलन साइन होता है। और स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट है ओमनियस साइन। ओमनियस साइंस भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है फ्रेंड कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी रप्चर हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उसके बाद में जब यूएसजी करवाई जाती है तो उसके अंदर जो एक प्रेजेंस ऑफ फ्लूड डिटेक्ट किया जाता है अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और ये जो फ्री फ्लोटिंग फ्लूड होता है ये क्या करता है? डायफ्राम को इरिटेट करता है, जिसके कारण शोल्डर टिप पेन देखने को मिलता है, तो यही ओमनियस साइन है। नेक्स्ट अपन देखें डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? सीरम बीटा HCG लेवल चेक किया जाता है, तो जो सीरम बीटा HCG का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर तो ये बढ़ता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो इसका लेवल है वो कम होता है नॉर्मल की तुलना में। नेक्स्ट है सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो 5 नैनोग्राम पर ml से कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट विथ अब्सेंस ऑफ इंट्रा यूटेराइन सेक ऑन USG, यानी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इंट्रा यूटेराइन की अगर USG कराई जाएगी तो वहाँ पे कोई भी सेक प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है USG करवाई जाती है देखने के लिए कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, फीटस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है लेपेरोटोमी। लेपेरोटोमी जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस या मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस कौन सा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, या फिर कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो लेपेरोटोमी। नेक्स्ट है कुल्डोसिंथेसिस। कुल्डोसिंथेसिस भी जो किया जाता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है? एक सिंपल टेक्निक होती है डायग्नोसिस करने के लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, और साथ ही आइडेंटिफाई करने के लिए हेमोपेरोटेनियम के लिए। द सर्विक्स इज पुल टूवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिड विथ टेनेक्यूलम, यानी टेनेक्यूलम एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ से उससे सर्विस को ग्रेस्प किया जाता है और उसको पुल किया जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ। उसके साथ ही इसमें 16 to 18 गोज की नीडल को यूज किया जाता है। और जो कुल्डोसिंथेसिस है इसमें क्या नॉन क्लोटिंग ब्लड को एस्पायरेट किया जाता है और उसको फिर चेक किया जाता है कि उसके अंदर ब्लड तो नहीं है। अगर कुल्डोसिंथेसिस के जरिए जो फ्लूइड एस्पायरेट किया गया उसके अंदर अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है, यानी कुल्डोसिंथेसिस डायग्नोसिस किया जाता है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखिए अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो फर्स्ट अपन देखेंगे अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या मैनेजमेंट किया जाता है। तो मेडिकल इंटरवेंशन देखें तो अगर अनरप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और उसके अंदर मेडिकल इंटरवेंशन कब यूज किया जाता है, जब कंसेप्शन की साइज जो है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर हो। और कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, मिथोट्रेक्सेट। जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो वो क्या होती है, मिथोट्रेक्सेट। डोज कितनी होती है, 50 mg/m2। और जो रूट होता है वो IM होता है। मिथोट्रेक्सेट क्या होती है, फोलिक एसिड की एंटागोनिस्ट होती है, DNA के सिंथेसिस को नहीं होने देती है। लेकिन मिथोट्रेक्सेट देने से पहले पेशेंट जो है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल होनी चाहिए। तो ये चेक कर लेना चाहिए पहले कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है हीमोडायनामिकली। उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, हाइपर ओस्मोलर ग्लूकोज, एक्टिनोमाइसिन D और मिफिप्रिस्टीन भी यूज की जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ये सारी मेडिसिन का आप नाम याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो मिथोट्रेक्सेट है, बाकी सबका याद रखना एक्सेप्ट करके या ऑल ऑफ अबाउ पूछ के भी क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल मैनेजमेंट कब यूज किया जाता है, यूज्ड व्हेन कंसेप्शन साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर। कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, साल्पिंजोस्टोमी। साल्पिंजोस्टोमी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ ओपनिंग इनटू द फेलोपियन ट्यूब बट द ट्यूब इटसेल्फ इज नॉट रिमूव इन दिस प्रोसीजर। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है कि ओपनिंग क्रिएट की जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद में जो प्रोडक्ट जो होता है कंसेप्शन का उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है उसको नहीं रिमूव किया जाता, उसको वैसे ही रहा जाता है और ना ही इसके अंदर कोई स्टिचिंग की जाती है। सेकेंडरी हीलिंग मेथड के जरिए हील हो जाता है। इसमें क्या 10 से 15 mm का इंसिजन लगाया जाता है एम्पुला वाले पार्ट में, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होता है ना उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में जो इंसिजन लगाया जाता है उसको बिना स्टिचिंग वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो सेकेंडरी मेथड के जरिए हील हो जाता है। तो ओपनिंग की जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट है सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट जो होता है कंसेप्शन का वो किस में इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्पुला में इम्प्लांट ना होके इस्थमस वाले पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि सेगमेंटेशन, रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस किया जाता है। यानी जो प्रोडक्ट जो होता है ना कंसेप्शन को उसको निकाला जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, कट लगा के, इंसिजन लगा के। देन उसके बाद में क्या किया जाता है कि दोनों जो पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब के उनको एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी कब यूज किया जाता है, जब फेलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है या रप्चर हो चुकी है या फिर फेलोपियन ट्यूब बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। तो उस कंडीशन में साल्पिंजेक्टोमी जो कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब को ही पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये कब किया जाता है, जब जो फेलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो चुकी है या रप्चर हो चुकी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो उस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट यूज किया जाता है। तो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अगर प्रिंसिपल पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो क्या होता है, रिसक्सिटेशन एंड लेपेरोटोमी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्योंकि रप्चर हो रखी है, फ्लूइड लॉस होएगा, ब्लड का लॉस होएगा, तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो अपने को फर्स्ट क्या एंटी शॉक ट्रीटमेंट देना है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, IV फ्लूइड देना है, पेशेंट को हीमोडायनामिकली स्टेबल रखना है। एंटी शॉक ट्रीटमेंट के बाद में लेपेरोटोमी का यूज किया जाता है। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो लेप्रोटोमी यूज किया जाता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्विक इन एंड क्विक आउट, और रैपिड एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्डोमिन कैविटी इज डन। और इसके साथ ही इसमें रैपिड एक्सप्लोरेशन किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी का। उसके साथ में अगर अपन देखें रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर तो साल्पिंजेक्टोमी ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये भी क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड मैंने इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर वही आप प्री ऑप और पोस्ट ऑप को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे प्री ऑप में पेशेंट को
पेशेंट के कंसर्न लेने हैं, वाइटल साइन चेक करने हैं, उसे प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताना है, साथ ही क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में उसको बताना है, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है, डाइट प्रोवाइड करनी है, कंफर्ट पोजीशन देनी है और यूरिन आउटपुट चेक करना है। ये सब चीज़ें आती है। पोस्ट ऑप में भी यही है कि आप उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, उसको कंफर्ट पोजीशन देंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो यही सब चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है, तो आप ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें मोस्टली वही चीज़ों को कवर किया है जो इम्पोर्टेंट हो सके, तो जिससे क्वेश्चन बनते उनको मैंने कवर किया है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में वीडियो बनाया है, ताकि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए, टॉपिक भी कवर हो जाए। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।